Hello everyone. Now let us understand the chapter of supply under GST. अभी हर एक टैक्स लॉ में कुछ इवेंट होने पर टैक्स लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक्साइज ड्यूटी का बात करें जो जीएसटी के पहले हुआ करती थी। अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग किया है तो हम लोग को एक्साइज ड्यूटी भरना पड़ेगा। अगर हमने सेल ऑफ गुड्स किया है तो हम लोग को वैल्यू एडेड टैक्स दैट इज सेल्स टैक्स भरना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड किया है तो हम लोग को सर्विस टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब हर टैक्स लॉ में एक ऐसा इवेंट होता है, उस इवेंट के होने पर हमको कुछ टैक्स भरना पड़ता है। जिसको कहा जाता है टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट मतलब एक ऐसा इवेंट जिसके वजह से टैक्सेबिलिटी अराइज हो रही हो। एक ऐसा इवेंट जिसके वजह से टैक्सेबिलिटी अराइज हो रही हो। अभी जीएसटी कब अराइज होगा? जब आप सप्लाई करोगे तब अराइज हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? मैं एक बार वापस बोल रहा हूँ। जब आप सप्लाई करोगे तब जीएसटी अराइज हो सकता है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई है तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा ही, नॉट नेसेसरी। अगर आपका ट्रांजेक्शन सप्लाई है तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है कि नहीं। ठीक है। सप्लाई होने के बाद उसको टैक्सेबल सप्लाई होना पड़ेगा। टैक्सेबल सप्लाई होने के बाद टैक्सेबल पर्सन के थ्रू होना पड़ेगा। तब जाके उसके ऊपर जीएसटी आएगा। ठीक है। ऐसे नहीं कि सप्लाई किया जीएसटी आ गया, ऐसा नहीं। सप्लाई होने के बाद उसको टैक्सेबल सप्लाई होना पड़ेगा, दैट इज नॉट अ एग्जेम्प्ट सप्लाई। एंड टैक्सेबल सप्लाई है तो करना कौन चाहिए? टैक्सेबल पर्सन ने करना चाहिए, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन ने। या तो जिस पर्सन का टर्नओवर एक थ्रेशोल्ड लिमिट होता है, एक लिमिट होता है। उस लिमिट के ऊपर जिस बंदे का टर्नओवर है उसी को पे करना है। क्लियर है पॉइंट? तो जीएसटी में देर इज अ सिंगल टैक्सेबल इवेंट, दैट इज सप्लाई। ठीक है। सप्लाई का जो चैप्टर है, इट इज कंटेन्ड इन सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ओके। एंड आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन नंबर 20 करके दिया हुआ है। उस सेक्शन में लिखा हुआ है कि जो भी सीजीएसटी एक्ट के प्रोविजंस है वो आईजीएसटी को एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है कहाँ पर? सेक्शन 20 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। तो सप्लाई भले लिखा है सेक्शन 7 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, बट ये सप्लाई का जो कंसेप्ट है, इट इज टू बी अप्लाइड इन आईजीएसटी लॉ एज वेल। क्लियर है? ठीक है। अब सप्लाई के लिए एक डेफिनेशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ सेक्शन नंबर 7 के हिसाब से। वो डेफिनेशन को हम लोग यहाँ पर एनालाइज करें। ठीक है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखेगा अभी। यहाँ पर देखो। सप्लाई इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, when made or agreed to be made for consideration by a person in course or furtherance of business। ठीक है। अभी ये जो डेफिनेशन 3 लाइन का यहाँ पर लिखा है, उसको एक एक वर्ड को हम एनालाइज करेंगे। सप्लाई इंक्लूड्स, यहाँ पर इंक्लूड्स लिखा है। इंक्लूड्स का मतलब हुआ कि दिस डेफिनेशन इज अ इंक्लूसिव डेफिनेशन। गेटिंग द पॉइंट? आ रहा है समझ में? यहाँ पर लिखा है सप्लाई इंक्लूड्स। इंक्लूड्स मतलब दिस डेफिनेशन इज अ इंक्लूसिव डेफिनेशन। मतलब जो वहां पर लिखा हुआ है, इधर जो सामने लिखा हुआ, ये तो सप्लाई है ही है। लेकिन इसके अलावा जो चीजें इस डेफिनेशन के बाहर है पर जो कंडीशन को फुलफिल कर रही होंगी, उन एक्टिविटीज को भी सप्लाई कहा जा सकता है। क्लियर है? लेट अस गो अहेड। सप्लाई इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ओके। मतलब सप्लाई अगर होना है तो कौन सी चीज का होना चाहिए? गुड्स का या फिर सर्विस का सप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर आप लोग गुड्स का भी नहीं एंड सर्विस का भी नहीं, अगर आप सप्लाई कर रहे हो, मतलब योर एक्टिविटी इज नीदर गुड्स नॉर सर्विस, तो सप्लाई के एम्बिट के तो वो बाहर चला गया। आपका एक्टिविटी गुड्स होना चाहिए या तो सर्विस होना चाहिए, दोनों में से कुछ तो एक होना चाहिए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स। गुड्स का मीनिंग क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। एंड सर्विस का मीनिंग क्या होता है वो यहाँ पर देखेंगे। ये सर्विस का मीनिंग। गुड्स मीन्स
एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कि कोई भी चीज जो मूव करती हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग को हम गुड्स नहीं बोलेंगे। क्लियर है पॉइंट? एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटीज, मतलब मनी एंड सिक्योरिटीज, पैसा, ओके, एंड सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इन दोनों चीजों को हम लोग गुड्स नहीं बोलने वाले। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको लेक्चर सेल किया एंड आपने मुझे पैसा दिया, तो क्या मैं ऐसा बोलूंगा कि लेक्चर दिया उसके बदले मेरे को गुड्स मिला? नहीं। सो मनी इज अ टाइप ऑफ कंसिडरेशन, ओके, इट इज नॉट अ गुड्स, निदर गुड्स नॉर सर्विस। सिक्योरिटी, सेम विथ सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी इज नीदर गुड्स नॉर सर्विस। समझ में आया क्या? बट इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम्स, ठीक है, ये स्पेसिफिक को कट कर दो यहाँ पर। इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम्स, इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम्स मतलब कि जो गुड्स का डेफिनेशन है उसके अंदर एक्शनेबल क्लेम्स को स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्शनेबल क्लेम? एक्शनेबल क्लेम मीन्स द क्लेम विच इज लीगली एनफोर्सेबल, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स, इंश्योरेंस क्लेम्स, इन सभी को कहा जाता है एक्शनेबल क्लेम्स। सो ऑल द एक्शनेबल क्लेम्स आर गुड्स। लेकिन आगे चल के हम लोग सीखेंगे कि सारे एक्शनेबल क्लेम सप्लाई नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है क्या? देखो, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर आपका एक्टिविटी गुड्स है या फिर सर्विस है, तो हम लोग आगे चल के चेक करेंगे कि ये सप्लाई बन रहा है कि नहीं। ओके, अगर ये सप्लाई बन रहा है तो हम लोग आगे चेक करेंगे ये टैक्सेबल सप्लाई है कि नहीं। अगर टैक्सेबल सप्लाई बन रहा है तो आगे चेक करेंगे टैक्सेबल पर्सन ने किया है कि नहीं। अगर टैक्सेबल पर्सन ने किया है तब जीएसटी आएगा। ओके, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये फ्लो हम लोग बाद में डिटेल में करेंगे। आपका एक्टिविटी अगर गुड्स और सर्विस है तो आगे चेक किया जाएगा क्या ये सप्लाई के लिए क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैसे क्वालिफाई होगा आगे चल के हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कंसिडरेशन और बिजनेस पर्पस लिखा है, इसको जब एनालाइज करूंगा तब मैं बताऊँ। ओके, अगर ये सप्लाई के लिए क्वालिफाई हुआ तो हम लोग क्या चेक करेंगे, क्या इस सप्लाई के ऊपर गवर्नमेंट ने कोई एग्जेम्पशंस रखा है या नहीं रखा है। ओके, अगर राहत रखा है, एग्जेम्पशन मतलब छूट, अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई टैक्स नहीं भरना है, सप्लाई है पर टैक्स नहीं भरना है, लेट इट बी द एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं आएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला है तो इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई एंड इट हैज टू बी मेड बाय टैक्सेबल पर्सन, मतलब ऐसा पर्सन जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो या फिर वो रजिस्टर्ड, ऐसे केस में जीएसटी आएगा। क्लियर है क्या? तो एक्शनेबल क्लेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग क्या सीखने वाले हैं। एक्शनेबल क्लेम गुड्स तो है, यहाँ पर से मालूम पड़ रहा है। आगे चल के मालूम पड़ेगा कि सिर्फ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स को ही सप्लाई बोला गया है। कौन से स्पेसिफाइड है? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कैसीनो, ऑनलाइन मनी गेमिंग एंड हॉर्स रेसिंग। ओके, ये 6 एक्टिविटीज को गवर्नमेंट ने सप्लाई माना है। ओके, मतलब इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, बाकी किसी भी एक्शनेबल क्लेम के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और थिंग्स अटैच टू अर्थ, मतलब कि कोई भी झाड़ वगैरह आप लोग काट के बेचोगे, ओके, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी था, इट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी, इसको गुड्स मत बोलो, ऐसा नहीं कहा जाएगा। ओके, सो आई होप गुड्स का डेफिनेशन क्लियर है। हमने गुड्स का डेफिनेशन क्यों पढ़ा? क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये सीख रहे हैं कि सप्लाई होने के लिए क्या होना चाहिए एक्टिविटी आपका, या तो गुड्स होना चाहिए या तो सर्विस होना चाहिए। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस? सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। ओके, जो भी एक्टिविटी गुड्स नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सर्विस। लेकिन मनी एंड सिक्योरिटी को हम लोग ना तो गुड्स बोलेंगे ना ही सर्विस बोलेंगे। आया है समझ में? आगे, सच एज मतलब कि अगेन हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज जो लिखा हुआ है ये सब एग्जाम्पल है, दीज आर नॉट द एक्चुअल सप्लाई। ओके, ये खाली एक एग्जाम्पल्स। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग क्या सीख रहे हैं, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर बताया जा रहा है कि दीज आर द फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। ओके, ये क्या है?
ये फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, ये सप्लाई नहीं है, ये फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई बन सकता है, कब सप्लाई बन सकता है? जब सप्लाई का पैरामीटर्स फुलफिल करेगा तब सप्लाई बनेगा। ओके, अभी के लिए क्या है ये फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, मतलब इस तरीके से आप लोग सप्लाई कर सकते हो। ओके, दैट इज सेल, ट्रांसफर। मतलब अगर आपने किसी को गुड्स बेचा तो ये भी सप्लाई करने का तरीका हो सकता है। अगर आपने ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज किया, ये भी सप्लाई करने का तरीका हो सकता है। लेकिन सप्लाई कब माना जाएगा वो आगे पढ़ेंगे। बार्टर, अगर मैंने फॉर एग्जांपल व्हीकल बेचा एंड सामने वाले ने मेरे को गोल्ड दिया, तो व्हीकल का सप्लाई माना जाएगा एंड गोल्ड का भी सप्लाई माना जाएगा। ओके, दो ट्रांजेक्शन हुआ यहाँ पर, एक्सचेंज। ओके, अगर मैंने ओल्ड फोन लेकर के न्यू फोन लिया तो ये भी सप्लाई माना जाएगा। लाइसेंस, अगर टैली वगैरह हम लोग यूज करते हैं तो लाइसेंस लेते हैं, तो लाइसेंस लेने का भी एक्टिविटी को हम लोग सप्लाई बोलेंगे। रेंटल और लीज, अगर आपने जगह रेंट पे लिया है, मशीनरी रेंट पे लिया है, लीज पे लिया है, तो ये लीज का ट्रांजेक्शन्स, रेंट का ट्रांजेक्शन्स, इनको भी सप्लाई माना जा सकता है। ओके, इस तरीके से भी सप्लाई किया जा सकता है। और डिस्पोजल। ओके, डिस्पोजल मतलब मशीन को स्क्रैप करना। ओके, या फिर मशीन को आप लोग आउटडेट हो गया तो आपने किसी को बेच दिया, तो इसको डिस्पोजल कहा जाएगा। ओके, तो इस तरीके से सप्लाई हो सकता है। लेकिन सप्लाई कब माना जाएगा? सप्लाई तब माना जाएगा जब ये एक्टिविटी में कंसीडरेशन होगा। ओके, जब ये एक्टिविटी में कंसीडरेशन होगा एंड ये एक्टिविटी बिजनेस के लिए किया जाएगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट दो कंडीशन यहाँ पर हाईलाइट किया। ठीक है, जो भी आप कर रहे हो उसमें कंसीडरेशन होना चाहिए। कंसीडरेशन मतलब आपको रिटर्न में कुछ पैसा मिलना चाहिए, या तो पैसे के बजाय इन काइंड कुछ मिलना चाहिए। ओके, अब कंसीडरेशन के लिए आपको पांच बातें याद रखनी है। ओके, मैं पांच बातें लिख रहा हूँ, वीडियो को आप पॉज करके या स्लो करके लिख लेना। सबसे पहला पॉइंट कंसीडरेशन के लिए, कंसीडरेशन कैन बी पेड बाय एनीवन, दैट इज एनीवन कैन पे कंसीडरेशन। मतलब अगर आपके मॉम डैड ने पैसा दिया एंड लेक्चर आपको मिल रहा है तो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि जो पर्सन लेक्चर ले रहा है उसी को ही पे करना है। ओके, सबसे पहला पॉइंट क्लियर है, एनी वन कैन पे कंसिडरेशन। सेकेंड पॉइंट, कंसिडरेशन कैन बी इन काइंड, मतलब कि जरूरी नहीं कि आपको हमेशा इन रिटर्न पैसा ही मिले। आपको हो सकता है कि पैसे के बदले कुछ बार्टर में चीज मिले, तो भी हम उसको कंसिडरेशन कहेंगे। थर्ड पॉइंट, रिफंडेबल डिपॉजिट, अगर आप किसी सप्लायर को दे रहे हो तो सप्लायर उसको कंसिडरेशन नहीं बोलेगा। ओके, गेटिंग द पॉइंट। मतलब आपने अभी क्या दिया है, फॉर एग्जांपल रेंट के जगह पे आपने रिफंडेबल डिपॉजिट दे के रखा है और हर महीने का रेंट भी दे रहे हो। ओके, तो यहाँ पर रिफंडेबल डिपॉजिट जो सप्लायर को रिसीव हुआ है, वो हम सप्लायर को कंसिडरेशन रिसीव हुआ है ऐसा नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये रिफंडेबल है। ओके, दिस इज द रिफंडेबल डिपॉजिट। लेकिन अगर इस डिपॉजिट में से कुछ पैसा कट किया गया है फॉर एडजस्टिंग इट अगेंस्ट योर सप्लाई। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने 3 महीने का रेंट पे नहीं किया, तो सप्लायर ने क्या बोला, आपने जो डिपॉजिट दिया उसमें से मैं काट लूंगा। तो यहाँ पर जब रिफंडेबल डिपॉजिट में से वो रेंट का एडजस्टमेंट किया जाएगा, उस एडजस्टमेंट को सप्लाई कहा जाएगा। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट, अमाउंट रिसीव्ड फॉर फोरबियरेंस ऑफ एन एक्ट इज ऑल्सो अ कंसिडरेशन। मतलब कि अगर मुझे कुछ नहीं करने का पैसा मिल रहा है। ओके, एग्जाम्पल, मुझे अगर किसी क्लासेस ने बोला आप मुंबई में मत पढ़ाओ, हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, तो यहाँ पर अगर मुझे कुछ नहीं करने का पैसा मिल रहा है, उसको भी हम लोग सप्लाई बोलेंगे। ओके, लास्ट पॉइंट, अगर हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी मिला, सब्सिडी, तो इसको हम लोग कंसिडरेशन नहीं बोलेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो कंसिडरेशन के लिए आपको ये पांच बातें याद रखनी। एंड जो भी ट्रांजेक्शन आप लोग कर रहे हो ये कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए बिजनेस पर्पस के लिए। ये कैसा होना चाहिए? बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। आया है समझ में? बिजनेस पर्पस का ट्रांजैक्शन ये होना चाहिए। क्लियर पॉइंट? मतलब कि आपका बिजनेस एक्टिविटी होना चाहिए। अभी जरूरी नहीं कि आपका ये स्टॉक इन ट्रेड ही होना चाहिए। ओके, एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल, मेरा स्टेशनरी का दुकान है। ओके, मैं स्टेशनरी आइटम्स तो बेच ही रहा हूँ,
स्टेशनरी आइटम्स के साथ मेरे शोरूम में एसी लगा हुआ है। ओके, क्या लगा हुआ है? एसी लगा हुआ है। अभी स्टेशनरी आइटम बेचूंगा तब तो मेरे को जीएसटी भरना ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर मेरा ये एसी का बिजनेस नहीं है, पर फिर भी अगर मैंने एसी सेल किया, तो क्या जीएसटी भरना पड़ेगा? आंसर इज यस, भरना पड़ेगा। बिकॉज सेल ऑफ एसी is the transaction in course of business. Okay, this is the transaction in course of business. क्लियर है क्या? तो इन कोर्स ऑफ बिजनेस का ये ट्रांजेक्शन है, इसीलिए इसके ऊपर भी जीएसटी आएगा। एंड स्टेशनरी आइटम तो मेरा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो इसके ऊपर भी जीएसटी आएगा। तो इन कोर्स रहे चाहे फर्दरेंस रहे, दोनों ही केसेस में जीएसटी आएगा। क्लियर पॉइंट? आगे, अभी यहां पर हम लोग एक सर्कुलर पढ़ेंगे, जो अमेंडमेंट है। अभी यहां पर एकदम सिंपल अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट है? सुनो। अगर फॉर एग्जाम्पल इंडिया के बाहर होल्डिंग कंपनी है, इंडिया में सब्सिडरी कंपनी, अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के कुछ शेयर्स होल्ड करती है, तो ये होल्डिंग ऑफ शेयर्स को हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे। ओके, ये अमेंडमेंट है। देखिए, ये सर्कुलर है, मतलब एक्चुअली अमेंडमेंट नहीं कह सकते, इसको क्लैरिफिकेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पर अमेंडमेंट नहीं, क्लैरिफिकेशन। ओके, तो क्लैरिफिकेशन क्या बोला गया है यहाँ पर? अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में सिक्योरिटीज होल्ड करती है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि सर्विस दिया गया। ओके, ये सिक्योरिटीज है। सिक्योरिटीज का होल्डिंग इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। तो यहाँ पर इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आया समझ में? क्लियर है? आगे सेक्शन नंबर 71AA। द एक्टिविटीज द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन्स बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ओके, वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। अभी इसका क्या मीनिंग है? सुन। अभी फॉर एग्जांपल रोटरी क्लब। ओके, रोटरी क्लब मतलब एक एसोसिएशन है, जो एसोसिएशन मेंबर्स के सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे चल रहा है। ओके, मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट किया, उसके बिहाफ पे, उसके बेसिस पे चल रहा है। तो यहाँ पर मेंबर्स क्या कर रहे हैं? सब्सक्रिप्शन पे करके एसोसिएशन ओपन कर रहे हैं, एंड एसोसिएशन खुद ही मेंबर्स को सर्विस दे रहा है। तो यहाँ पर तो खुद ने ही खुद से सर्विस लिया, ऐसा हो जाएगा। तो क्या इसको हम सप्लाई मानेंगे? आंसर इज यस, एज पर सेक्शन 71AA इसको सप्लाई मानना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? आगे, अभी इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाद में पढ़ेंगे यहाँ पर। ओके, अभी थोड़ा सा डिस्कशन शेड्यूल 1 की ओर हम लोग डाइवर्ट करेंगे। अभी हम लोगों ने सप्लाई मानने के लिए दो चीजें हम लोगों ने देखी। ओके, दो चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली, कंसिडरेशन होना चाहिए, एंड दूसरा, बिजनेस पर्पस होना चाहिए। ओके, दो चीजें, कंसिडरेशन होना चाहिए एंड बिजनेस पर्पस होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन है तो ही हम किसी एक्टिविटी को सप्लाई मानेंगे। लेकिन अगर कंसिडरेशन नहीं है, ओके, उस एक्टिविटी में, तो क्या हम सप्लाई नहीं मानेंगे? आंसर इज, वैसे तो नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आपका एक्टिविटी शेड्यूल 1 में फॉल कर रहा है। ओके, अगर आपका एक्टिविटी कहाँ पर फॉल कर रहा है? शेड्यूल 1 में फॉल कर रहा है। ओके, एंड कंसिडरेशन नहीं है, तो हम इस एक्टिविटी को क्या बोलेंगे? सप्लाई बोलेंगे। वापस एक बार बोल रहा हूँ, अगर आपके एक्टिविटी में कंसिडरेशन नहीं है, तो आपको चेक करना है कि वेदर योर एक्टिविटी फॉल्स इन द एम्बिट ऑफ शेड्यूल 1 और नॉट। ओके, अगर आपका एक्टिविटी शेड्यूल 1 में फॉल करता है, ओके, तभी आपके एक्टिविटी को क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। दैट इज विदाउट कंसिडरेशन में सप्लाई मानेंगे। गेटिंग द पॉइंट? क्लियर है क्या? आया समझ में? सबसे पहला ट्रांजेक्शन, परमानेंट ट्रांसफर परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। ओके, अभी यहाँ पर क्या लिखा है? सुन। यहाँ पर कहा जाता है कि इट शुड बी ए परमानेंट ट्रांसफर। परमानेंट ट्रांसफर मतलब कि आपने टेम्पररी ट्रांसफर नहीं किया है। ओके, आप लोग फॉर टाइम बिंग किसी को नहीं दे रहे हो, आप परमानेंटली किसी को दे रहे हो। ओके, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। मतलब
मान के चलो कि मैंने एसी परचेस किया था। ओके, एसी पे मैंने आईटीसी लिया, ठीक है, आप मैंने बेनिफिट ले लिया। ओके, फॉर एग्जांपल 30,000 का मैंने आईटीसी क्लेम किया। आईटीसी क्लेम करने का मतलब क्या होता है कि एग्जाम्पल मेरा लायबिलिटी उस मंथ में से 45,000 का था, लेकिन एसी के परचेस का मेरे पास क्या था, आईटीसी था। इसीलिए मैंने मेरा लायबिलिटी 30,000 से कम पे किया, एंड नेट कितना पे कर दिया मैंने, 15,000 का पेमेंट कर दिया। ओके, अभी गवर्नमेंट ने हमको आईटीसी दिया, 15,000 का बेनिफिट दिया। अभी 15,000 का बेनिफिट लेने के बाद, 15,000 का बेनिफिट लेने के बाद मैं गवर्नमेंट को बोलता हूँ कि, सॉरी, 30,000 का बेनिफिट लेने के बाद मैं गवर्नमेंट को बोलता हूँ कि सर अभी मैं इस एसी को क्या कर रहा हूँ, सेल कर दूंगा, वो भी फ्री में। देखो, हम शेड्यूल लोन में कब आते हैं, जब ट्रांजेक्शन में कंसिडरेशन नहीं होता है। ओके, जब भी कंसिडरेशन नहीं है, तभी हम लोग कहाँ पर आ रहे हैं, शेड्यूल वन में आ रहे हैं। तो अगर आप लोग एसी को फ्री में बेचने जा रहे हो अभी, जिसके ऊपर आपने आईटीसी ऑलरेडी लिया है, तो गवर्नमेंट बोलता है हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपने गवर्नमेंट का फायदा उठाया। और जब जीएसटी भरने की बारी आई, तब आप बोलते हो कि कंसिडरेशन है ही नहीं। ओके, तो ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको फ्री में बेची हुई असेट को भी सप्लाई मानना पड़ेगा। ओके, फ्री में बेचा हुआ असेट को भी सप्लाई मानना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, आईटीसी आपने ले लिया होना चाहिए। ओके, अगर आपने आईटीसी लिया है तो ही इसको हम सप्लाई मानेंगे। अगर आईटीसी नहीं लिया तो सप्लाई नहीं मानेंगे, सिंपल सिंपल। नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 2 ऑफ शेड्यूल 1, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। ओके, इन कोर्स ऑफ बिजनेस। ओके, अभी सुन। अगर किसी पर्सन ने अपने रिलेटेड पर्सन को कुछ भी चीज अगर फ्री में दी, ओके, कुछ भी चीज अगर फ्री में दी कंसिडरेशन के बिना, तो भी इस एक्टिविटी को हम लोग क्या मानेंगे, सप्लाई। ओके, अगर किसी पर्सन ने डिस्टिंक्ट पर्सन को, ओके, अगर फ्री में कुछ भी दिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, लेट अस अंडरस्टैंड। अभी डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, सुनना। अगर मेरा बिजनेस महाराष्ट्र में है एंड मेरा बिजनेस गुजरात में, दो जगह पे मेरा बिजनेस है। ओके, एट टू प्लेसेस माई बिजनेस इज देयर। अभी मेरा जीएसटी नंबर है महाराष्ट्र का, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई जीएसटी नंबर ऑफ महाराष्ट्र। गुजरात का जीएसटी नंबर 24, ठीक है, ये मेरा गुजरात का जीएसटी नंबर है। अब यहाँ पर मेरा बिजनेस महाराष्ट्र में भी है, मेरा बिजनेस गुजरात में भी है, तो जाहिर सी बात है कि मेरा पैन सेम रहेगा। ओके, जो ये मेरा जीएसटी नंबर है, इसका जो पैन है, पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, इनकम टैक्स वाला। ओके, पैन इस जीएसटी नंबर में कहाँ से कहाँ तक है, सेकंड डिजिट से लेकर के 10th डिजिट तक। ठीक है, मतलब कि सेकंड से लेकर अगले 10 डिजिट तक पैन रहेगा। तो पैन अगर मेरा सेम है पर मेरा जीएसटी नंबर अलग है, इसको कहा जाएगा डिस्टिंक्ट पर्सन। ओके, पैन मेरा सेम होना चाहिए, जीएसटी नंबर मेरा अलग होना चाहिए, उसको कहा जाता है डिस्टिंक्ट पर्सन। ओके, अगर महाराष्ट्र वाली पर्सन ने गुजरात के पर्सन को फ्री में कुछ भी भेजा, ओके, फ्री में कुछ भी भेजा, तो भी इस ट्रांजेक्शन को क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। ओके, तो ट्रांजेक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्सन और ट्रांजेक्शन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन। ओके, अब रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन क्या है, कहां पर दिया है सर, रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन नंबर 15। ओके, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन दिया हुआ है, वो हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई में देखने वाले हैं। ओके, अब ये रिलेटेड पर्सन का जो डेफिनेशन है, उसमें एक एक दो पार्टी कवर है। ओके, दैट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। कौन कवर्ड है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। ओके, मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ भी दिया, मतलब ये रिलेटेड पार्टी हुआ। ओके,
सो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया, ओके, दिवाली आया, दिवाली में एग्जाम्पल मोबाइल दिया एम्प्लॉयर ने, ओके, तो यहां पर अगर दिवाली में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मोबाइल दिया, तो फ्री में ही दिया ना, गिफ्ट दिया मतलब फ्री में दिया, तो क्या इसको हम लोग सप्लाई मानेंगे? आंसर इज, अगर ये प्रोवाइजो नहीं होता तो हम लोग सप्लाई मान लेते। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को 50,000 रुपए तक का गिफ्ट दिया है, तो इस एक्टिविटी को आप लोग सप्लाई मत मानो। ओके, अज्यूम करो कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 30,000 का गिफ्ट दिया। ओके, क्या ये 30,000 के गिफ्ट को हम सप्लाई मानेंगे? आंसर इज नो, नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि एक्सेप्शन है। ओके, 50,000 तक अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है तो उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन अगर 67 का देता है तो पूरे 60 को सप्लाई मानेंगे, ना कि डिफरेंशियल 30 को या डिफरेंशियल 10 को, सॉरी। 50,000 तक हम लोग को सप्लाई नहीं मानना है। अगर 60 हुआ तो क्या ऊपर के 10 को सप्लाई मानेंगे या फिर पूरे 60 को मानेंगे? आंसर इस पूरे 60 को मानेंगे। आया समझ में? क्लियर है क्या? ठीक है। अभी आईटीसी का चैप्टर, ठीक है, आने वाला है बाद में। आईटीसी के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई पर्सन गिफ्ट देता है, ओके, फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल खरीदा, जीएसटी मैंने मेरे सप्लायर को दिया है। ओके, मैंने मेरे सप्लायर को दिया, मेरे पास मोबाइल आ गया। अब ये मोबाइल को मैं क्या कर रहा हूँ, किसी एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा हूँ, तो क्या मुझे आईटीसी मिलेगा? आंसर इज नो, नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं गिफ्ट दे रहा हूँ। ओके, गवर्नमेंट का लॉजिक सिंपल है। अगर कोई सप्लायर जीएसटी पे नहीं करने वाला तो उस बंदे को आईटीसी दो ही मत। ओके, लेकिन अगर मैं 60,000 का मोबाइल खरीदता हूँ एंड एम्प्लॉय को 60,000 का मोबाइल दिया, तो क्या मेरे को यहाँ पर जीएसटी पे करना है? एम्प्लॉय को जब मैंने दिया तब जीएसटी भरना है क्या मुझे? आंसर इज यस, भरना है, क्योंकि 50,000 के ऊपर का मोबाइल है। तो जब मैं जीएसटी भरने वाला हूँ एम्प्लॉय को मोबाइल देने पर, तो गवर्नमेंट सेस कि आपने 60,000 का जो मोबाइल खरीदा है उसके ऊपर भी आप क्या करो, आईटीसी ले लो। आया समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सर्कुलर्स है, रिलेटेड सर्कुलर्स, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम लोग कौन सा सर्कुलर पढ़ रहे हैं? इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ मोड ऑफ कन्वेंस। ओके, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ मोड ऑफ कन्वेंस मतलब क्या, इसका सुनो। और ये सर्कुलर क्यों आया है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अज्यूम करते हैं कि मैं महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हूँ एंड गुजरात में भी रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है, दोनों जगह पर मैं रजिस्टर्ड हूँ। अभी मैंने एक स्पेशलाइज्ड व्हीकल बनाया है, ओके, एक स्पेशलाइज्ड व्हीकल बनाया। ये स्पेशलाइज्ड व्हीकल में रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने के लिए सारे इक्विपमेंट्स है, ठीक है, ऑल द इक्विपमेंट्स। एंड इसका जो ड्राइवर है वो खुद ही मैकेनिक है। ओके, मतलब इन सिंपल वर्ड्स, ये जो गाड़ी है ये मेरा चलता फिरता दुकान है। ओके, रिपेयर मेंटेनेंस का ये गैरेज है, इन सिंपल वर्ड्स। ओके, अभी गुजरात में मेरा एक वर्कशॉप है। ओके, गुजरात में एक मेरा वर्कशॉप है। अभी गुजरात में ये गाड़ी का रिक्वायरमेंट लगा। ओके, ये गाड़ी का रिक्वायरमेंट लगा, तो महाराष्ट्र वाला क्या बोलता है कि ठीक है मैं गुजरात में भेज दूंगा ये गाड़ी। गुजरात वाला बोलता है कि मैं 5 दिन तक यूज करूंगा एंड 5 दिन के बाद में क्या कर दूंगा, इसको रिटर्न कर दूंगा। ओके, ये गाड़ी को मैं वापस भेज दूंगा। अभी हम लोगों ने जो सीखा है एंट्री नंबर 2 में, ओके, एंट्री नंबर 2 में जो हमने सीखा है वो क्या सीखा है? अगर कोई डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन होती है, ओके, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, तो उसको क्या मानना है बोला गया था? उसको सप्लाई मानना है, ऐसा बोला गया था। ओके, ऐसा बोला गया था। अब यहाँ पर ये जो ट्रक है, ये पूरा जो इक्विपमेंट का ये पूरा ट्रक जा रहा है, ये ट्रक के साथ ये इक्विपमेंट्स का वैल्यू
से 50 lakhs ट्रक का वैल्यू एंड 5 लाख इक्विपमेंट का वैल्यू, टोटल माल कितने का जा रहा है? 55 लाख का जा रहा है। ओके, गुजरात वाला क्या करेगा? अपने स्टेट में यूज करेगा एंड फिर क्या करेगा? रिटर्न कर देगा। ओके, और महाराष्ट्र वाला गुजरात वाले से 5 दिन का पर डे के हिसाब से 5,000 रुपया, दैट इज 25,000 रुपीज चार्ज कर रहा है। ओके, महाराष्ट्र पर्सन इज चार्जिंग टू इट्स डिस्टिंक्ट पर्सन रुपीज 25,000। ओके, अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि एंट्री नंबर 2 के हिसाब से हम भेज रहे तो ट्रक, तो 55 लाख को क्या मानना चाहिए? वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर के थ्रू क्लियर किया कि अगर मोड ऑफ कन्वेंस जा रहा है, ओके क्या जा रहा है? अगर मोड ऑफ कन्वेंस जा रहा है, तो मोड ऑफ कन्वेंस के वैल्यू को हम लोग सप्लाई नहीं बोलेंगे। ओके, हम सप्लाई किसको बोलेंगे? जिस चीज के लिए वो जा रहा है। अगर यूजेज के लिए जा रहा है तो यूजेज के अमाउंट को सप्लाई बोलेंगे। अगर ये गाड़ी रिपेयर होने को जा रही है तो रिपेयर के वैल्यू को सप्लाई मानेंगे। अगर ये गाड़ी पैसेंजर लेके जा रही है तो पैसेंजर को जो हमने टिकट का फीस चार्ज किया उसको सप्लाई मानेंगे। समझ में आ रहा है? तो जो गाड़ी का वैल्यू है उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? एकदम सिंपल है। अगर हमने सप्लाई माना तो सामने वाला आईटीसी लेगा, जब ये भेजेगा तब ये वापस सप्लाई मानेगा तो ये आईटीसी लेगा, तो वही डुप्लीकेसी हो गया। ओके, तो नेट इन नेट क्या करेंगे? जिस भी चीज का हम लोग यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं एक्चुअल, उसी को क्या मानो? सप्लाई मानो। आया है समझ में? क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये सर्कुलर अपना हो गया। सेम सर्कुलर ये भी है। ओके, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स एंड स्पेयर्स, मतलब अगर हम लोग कोई मोड ऑफ कन्वेंस के बजाय अगर हम लोग टूल्स भेज रहे हैं फॉर यूजेज, तो टूल्स के वैल्यू को सप्लाई नहीं बोलेंगे, यूजेज चार्जेस को सप्लाई बोलेंगे। ओके, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर जो मोड ऑफ कन्वेंस लिखा है इसमें कौन से मोड कवर्ड है? सारे के सारे मोड ऑफ कन्वेंस कवर्ड है, जैसे ट्रक, ट्रेन, बस, रेलवे, ओके, मोटर व्हीकल्स जो भी, तो वो सब कुछ कवर्ड है। अभी यहाँ पर एक पॉइंट ऐड हुआ है थ्रू अमेंडमेंट। ठीक है, जिधर भी आप लोग को बोल्ड एंड इटैलिक दिखेगा उसको अमेंडमेंट कंसिडर करना है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑफिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन in one state to office of that organization in any other state is a supply. If HO receives the services, they can distribute the ITC by taking ISD registration and can cross charge as per rule number 28. ओके, अभी एक चीज यहाँ पर समझना, ये जो डिस्कशन हम लोग का है, ये डिस्कशन आईटीसी के चैप्टर में होगा। ओके, एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में होगा। ओके, तो ये डिस्कशन हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। अगर मेरा महाराष्ट्र का ब्रांच है, महाराष्ट्र के ब्रांच ने फॉर एग्जांपल गुजरात ब्रांच के लिए कुछ काम किया, ओके, तो यहाँ पर महाराष्ट्र ब्रांच जो है वो चार्ज कर सकता है गुजरात ब्रांच को। ओके, एंड या फिर फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस ने सीए का सर्विस लिया। ओके, हेड ऑफिस ने खुद के नाम पर बिल लिया, लेकिन सीए ने सर्विस किसको दिया? ब्रांच को दिया। ओके, वापस से एक बार, हेड ऑफिस के नाम पर सीए ने बिल बनाया, लेकिन सीए ने सर्विस किसको दिया? ब्रांच को दिया। तो यहाँ पर हेड ऑफिस क्या करेगा? हेड ऑफिस इस आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है एज अ आईएसडी। आईएसडी क्या होता है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इसका फुल फॉर्म है, लेकिन हम लोग पढ़ने वाले बाद में। ओके, तो अभी के लिए आप इसको इग्नोर करके रखो, चाहिए तो यहाँ पर लिख के रखो टू बी स्टडीड लेटर। ओके, टू बी स्टडीड लेटर। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल। ओके, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रिंसिपल, एजेंट एंड रिसिपेंट, देर आर थ्री पार्टीज टू द ट्रांजेक्शन। ओके, तीन पार्टी, प्रिंसिपल, एजेंट एंड रिसिपेंट। अभी प्रिंसिपल जब भी एजेंट को गुड्स भेजता है, ऑब्वियसली ये विदाउट कंसिडरेशन भेजता है, क्योंकि ये विदाउट कंसिडरेशन भेजता है। तो क्या इस ट्रांजेक्शन को हम सप्लाई बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर एजेंट रिसिपिएंट को खुद के नाम से बिल करता है
तो फिर प्रिंसिपल ने जो भेजा है उस एक्टिविटी को सप्लाई मान लो। एंड अगर एजेंट प्रिंसिपल के नाम से बिल बनाता है, ओके, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में हम लोग प्रिंसिपल ने जो एजेंट को गुड्स भेजा हुआ है उसको हम लोग सप्लाई नहीं बोलेंगे। आया है समझ में? गेटिंग द पॉइंट? अब हम लोग लास्ट एंट्री की ओर बढ़ रहे हैं, शेड्यूल 1 की, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ओके, अभी इस एंट्री के साथ हम लोग जो सेक्शन 7(1)(b छोड़ के आए थे, कि वो हम लोग साथ में करेंगे। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज मतलब कि आप लोगों ने इंडिया के बाहर से कुछ सर्विसेज लिए। कि इंडिया के बाहर से क्या लिया? कुछ सर्विसेज लिए। तो क्या इस ट्रांजेक्शन को हम लोग सप्लाई मानेंगे, नहीं मानेंगे, क्या होगा, वो यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट किया है एंड अगर आप पैसा पे कर रहे हो, ओके, अगर आप पैसा पे कर रहे हो, ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन को हमेशा 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 क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल, मैंने दुबई से कुछ सर्विस लिया, मैंने पे किया, तो यहाँ पर जो सर्विस मैंने लिया है उस सर्विस को हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। लेकिन क्या उस पर जीएसटी भरना पड़ेगा? ये हम अभी नहीं सीख रहे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लोग ये कंक्लूड मत कर लो कि सप्लाई बोला है तो जीएसटी आएगा ही। मैंने स्टार्टिंग में ही क्लैरिफाई किया, सप्लाई माना है तो इसको और भी बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे टू बिकम टैक्सेबल सप्लाई एंड फॉर बिकमिंग लायबल टू जीएसटी। बहुत सारे टेस्ट है। ओके, तो अभी के लिए वो टेस्ट को जाने दो। अभी के लिए आपको क्या समझना है? जब भी आप लोग कंसिडरेशन पे करते हो फॉर इंपोर्टिंग एनी सर्विस, सच इंपोर्ट ऑफ सर्विस वुड बी कॉल्ड एज सप्लाई। ओके, कंसिडरेशन है सप्लाई। अभी यहाँ पर आगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखा हुआ है, आगे इंपॉर्टेंट टर्म्स है। यहाँ पर लिखा हुआ है, वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब चाहे आप पर्सनल पर्पस के लिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस करो, चाहे बिजनेस पर्पस के लिए, दोनों में से किसी भी पर्पस के लिए अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है, ओके, एंड कंसिडरेशन जा रहा है इंडिया के बाहर, तो इस ट्रांजेक्शन को हम क्या मानेंगे? इस ट्रांजेक्शन को हम सप्लाई मानेंगे। क्लियर है पॉइंट? इस ट्रांजेक्शन को हम क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। डन, समझ में आया? तो बिजनेस पर्पस इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो सर क्या अगर मैंने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया पर्सनल पर्पस के लिए एंड पैसा बाहर भेजा, तो क्या इसको भी सप्लाई मानेंगे? आंसर इज यस, सप्लाई मानेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि जीएसटी भरना पड़ेगा, मैंने ये कहा कि सप्लाई मानेंगे। ओके, इफ विदाउट कंसिडरेशन, इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, मतलब कि मैंने इंडिया के बाहर कुछ भी पैसा नहीं दिया, ओके, तो गवर्नमेंट तो खुशी है, ओके, कि कोई पैसा गया नहीं है इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर कुछ पैसा नहीं गया। तो अगर इंडिया के बाहर से, ठीक है, आउटसाइड इंडिया से इंडिया में अगर कुछ सर्विस दिया गया, तो इस एक्टिविटी को हम लोग सप्लाई कब बोलेंगे? जब विदाउट कंसिडरेशन रहेगा, वो यहाँ पर सीख रहे हैं। तो दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ओके, सबसे पहला कंडीशन, हम लोग के रिलेटेड पार्टी से हमको सर्विस मिलना चाहिए। ओके, वी शुड रिसीव द सर्विसेज फ्रॉम आवर रिलेटेड पार्टी। एंड सेकंड कंडीशन, इट शुड बी फॉर फर्दरेंस इन बिजनेस। ओके, मतलब ये फर्दरेंस इन बिजनेस इंपॉर्टेंट है। ये फर्दरेंस इन बिजनेस सप्लायर का नहीं, ये फर्दरेंस इन बिजनेस रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू देखना। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने मेरे भाई से, ओके, मैंने मेरे भाई से, जो भाई लॉयर का पढ़ाई कर रहा है, ओके, ऐसे भाई से मैंने लीगल सर्विस लिया फॉर माय बिजनेस। ओके, सो रिलेटेड पार्टी है, ओके, लीगल सर्विस लिया मेरे बिजनेस के लिए, तो यहाँ पर फर्दरेंस इन बिजनेस भी है। ओके, फर्दरेंस इन बिजनेस भी है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर रिलेटेड पार्टी भी है, फर्दरेंस इन बिजनेस भी है, दोनों भी है। क्लियर? तो इसीलिए इस ट्रांजेक्शन को हम लोग सप्लाई मानेंगे। ओके, तो जब भी कंसिडरेशन नहीं रहेगा आपके एक्टिविटी में, तब आपको दो कंडीशन फुलफिल करना है। सबसे पहला कंडीशन,
रिलेटेड पार्टी से सर्विस मिलना चाहिए। सेकंड कंडीशन, रिसिपिएंट के बिजनेस पर्पस के लिए होनी चाहिए। ओके, रिलेटेड पार्टी का जो डेफिनेशन है वो हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है पॉइंट? अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आ रहा है विथ रिगार्ड्स टू रिलेटेड पार्टी, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। ओके, स्पाउस एंड चिल्ड्रन मतलब कि वाइफ, या फिर अगर लेडी है तो फिर उसका हस्बैंड। तो स्पाउस एंड चिल्ड्रन ये हमेशा रिलेटेड माने जाएंगे। ओके, स्पाउस एंड चिल्ड्रन हमेशा रिलेटेड पार्टी माने जाते हैं। ओके, स्पाउस एंड चिल्ड्रन वुड ऑलवेज बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टी। लेकिन अगर ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, इन चारों की बात करें तो ये लोग जब भी डिपेंडेंट रहेंगे तभी इन लोगों को हम क्या मानेंगे? रिलेटेड मानेंगे। ओके, फैमिली का पार्ट मानेंगे। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा भाई लंदन में लॉयर है, वेल सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है, मतलब ये ब्रदर है। ओके, ही इज अ ब्रदर एंड ही इज नॉट डिपेंडेंट। ओके, वेल सेटल्ड बोला मतलब ये नॉट डिपेंडेंट है। अकॉर्डिंगली दिस ब्रदर वुड नॉट बी द रिलेटेड पार्टी। क्लियर है क्या? एंड अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए पकड़ते हैं। ओके, मिस्टर ए की वाइफ फॉर एग्जाम्पल मिसेस ए, ये लंदन में। ओके, मिस्टर ए मुंबई में, मिसेस ए इज अर्निंग इन लंदन। ओके, मिसेस ए इज अर्निंग इन लंदन। ओके, अब यहाँ पर मिसेस ए लॉयर है, मिसेस ए ने क्या किया? मिस्टर ए को सर्विस दी। मिसेस ए ने मिस्टर ए को सर्विस दिया। ओके, तो इस ट्रांजेक्शन को हम लोग सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे? चलो, इस ट्रांजेक्शन को हमको सप्लाई मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? आंसर इज, सप्लाई तो दूर की बात है, पहले हम लोग इसको रिलेटेड है या फिर अनरिलेटेड पहले वो चेक करेंगे। तो यहाँ पर स्पाउस है, तो स्पाउस है तो फिर हम लोग इसको रिलेटेड पार्टी मानेंगे। ओके, अब सेकंड कंडीशन क्या होती है? बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। ओके, मतलब कि जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने ये जो सर्विस लिया है ये किसके लिए लेना चाहिए? खुद के बिजनेस के लिए। तो इन दोनों ट्रांजेक्शन को अगर फुल इस इन दोनों पॉइंट्स को अगर कोई एक्टिविटी फुलफिल करता है देन दिस एक्टिविटीज वुड बी कॉल्ड एज सप्लाई। क्लियर है क्या? तो कंसिडरेशन रहेगा तो हमेशा सप्लाई, पर अगर विदाउट कंसिडरेशन रहेगा तो रिलेटेड पार्टी होना चाहिए एंड बिजनेस पर्पज होना चाहिए, दोनों रहेगा तो ही सप्लाई माना जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? आया समझ में? सो इफ द ट्रांजेक्शन इज विदाउट कंसिडरेशन, हमको क्या चेक करना है? क्या वो रिलेटेड पार्टी है? यस। क्या वो बिजनेस पर्पज है? यस। देन इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। मैंने ये नहीं कहा है कि जीएसटी भरना पड़ेगा, मैंने ये कहा है कि सप्लाई माना जाएगा। क्लियर है? अब जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे मैं मार्क कर रहा हूँ, दिस इज कमिंग फ्रॉम सेक्शन नंबर 7(1)(b), क्योंकि कंसिडरेशन है। एंड जो विदाउट कंसिडरेशन है, ओके, विदाउट कंसिडरेशन, ये शेड्यूल नंबर 1 का पार्ट। आई होप ऑल द एंट्रीज आर क्लियर। ओके, एंट्री नंबर 1 से लेके एंट्री नंबर 4 तक क्लियर हो चुका रहेगा। एक बार क्विकली रिकैप करते हैं जितना भी हम लोगों ने अब तक सीखा। हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि सप्लाई होने के लिए क्या दो चीज इंपॉर्टेंट है? कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस पर्पस होना चाहिए। ओके, सप्लाई किस चीज का होना चाहिए? गुड्स का या फिर सर्विस का? गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स बट अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। गेटिंग द पॉइंट? क्लियर है क्या? ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा सप्लाई होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, कंसिडरेशन का होना जरूरी है एंड बिजनेस पर्पस का होना जरूरी है। कंसिडरेशन के लिए 5 बातें हमने पढ़ी। सबसे पहली बात, anyone can pay consideration. Second, consideration can be in kind. Third, refundable deposit is not consideration unless it is appropriated for supply. Fourth, amount received for forbearance of an act is consideration. Last, subsidy received from CGSG is not a consideration. Okay, बिजनेस पर्पस होना चाहिए। कंसिडरेशन नहीं रहेगा तो भी 4 एक्टिविटीज को हम लोग सप्लाई मानेंगे। सबसे पहली एक्टिविटी, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। सेकंड, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, इसमें एक एक्सेप्शन था।
अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया एंड गिफ्ट का वैल्यू 50,000 रुपीज से कम तक का है, ओके, तो यहाँ पर हम लोग उस ट्रांजेक्शन को सप्लाई नहीं मानेंगे। क्लियर है क्या? एंड अगर 50 से ऊपर का है तो पूरे वैल्यू को सप्लाई मानेंगे। थर्ड, प्रिंसिपल एजेंट ट्रांजेक्शन। अगर एजेंट खुद के नाम से बिल बनाता है तो प्रिंसिपल ने जो भेजा हुआ है उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे। और अगर एजेंट प्रिंसिपल के नाम से बिल बनाता है तो प्रिंसिपल ने जो भेजा है उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। लास्ट, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। फॉर कंसिडरेशन रहेगा हमेशा सप्लाई, विदाउट कंसिडरेशन रहेगा तो रिलेटेड पार्टी होना चाहिए एंड बिजनेस पर्पज होना चाहिए तो ही सप्लाई माना जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? सो हियर वी कंप्लीट विथ शेड्यूल 1। So now we are going to do section number 7(1)(a). Okay, that is classification of goods or services. अभी ये जो सेक्शन है इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इसमें हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कौन से एक्टिविटी को गुड्स बोलना है, कौन से एक्टिविटी को सर्विस बोलना है। सर, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू क्लासिफाई बिटवीन गुड्स और सर्विसेज? आंसर इज, ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स और सर्विसेज टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी डिटरमाइंड। ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी डिटरमाइंड। ओके, तो आगे चल के हम लोग को गुड्स और सर्विस का क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, इसीलिए हम लोग को क्या करना है, गुड्स और सर्विस में इन ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई करना पड़ेगा। ओके, सबसे पहला ट्रांजेक्शन एकदम सिंपल सिंपल है सारे। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, मतलब कि आपने किसी को अगर गुड्स बेचा, मतलब टाइटल आपने ट्रांसफर किया, दैट इज ओनरशिप ट्रांसफर किया, तो इसको हम लोग गुड्स बोलेंगे। ओके, हायर परचेस, मतलब आज आपने क्या किया है, गुड्स बेचा है लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट पे पैसा मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पर इसको भी हम लोग गुड्स बोलेंगे। ट्रांसफर ऑफ राइट इन यूज, मतलब आपने किसी को किसी भी गुड्स में राइट दिया है। ओके, बेचा नहीं, आपने क्या किया है, राइट दिया है। ओके, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्विस बोलेंगे। ओके, आपने राइट दिया, आपने बेचा नहीं, इसके इसके लिए इसको क्या बोला गया, सर्विस। नेक्स्ट, लीजिंग, टेनेंसी और लेटिंग आउट। ठीक है, और ट्रीटमेंट और प्रोसेस, नाम से ही क्लियर है, ये सबको हम लोग सर्विस बोलेंगे। असेट्स ऑफ बिजनेस ट्रांसफर्ड, अगर बिजनेस के असेट आपने किसी को ट्रांसफर किए तो इसको हम लोग गुड्स बोलेंगे। एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जिधर भी एक्सप्लेनेशन का जरूरत पड़ने वाला है वहां पर मैं डिटेल में बताऊंगा। गुड्स हेल्ड फॉर बिजनेस यूज पुट टू प्राइवेट यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि अगर किसी कंपनी ने कार परचेस किया और उस कंपनी ने अपने डायरेक्टर को पर्सनल यूज करने के लिए दे दिया, ओके, तो यहाँ पर कंपनी ने सर्विस प्रोवाइड किया है ऐसा माना जाएगा। क्लियर है क्या? कंपनी ने गुड्स बेचा थोड़ी, कंपनी ने अब तक ओनरशिप दिया ही नहीं, कंपनी ने यूज करने दिया। ओके, तो यहाँ पर इसको सर्विस माना जाएगा। आगे, सीजर्स टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, सीजर्स टू बी टैक्सेबल पर्सन, स्टॉक और असेट्स डीम्ड टू बी सप्लाइड टू हिमसेल्फ। मतलब क्या इसका? एग्जाम्पल, मैंने कुछ गुड्स परचेस किया था, उसका आईटीसी ले लिया। ओके, गुड्स परचेस किया, उसका आईटीसी ले लिया। आईटीसी लेने के बाद मैं बिजनेस को बंद कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो भी स्टॉक बचा हुआ है वो स्टॉक मैंने खुद को बेच दिया ऐसा माना जाएगा एंड उसके ऊपर मुझे जीएसटी भरना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि आपने क्या किया, आपने आईटीसी लिया है ना, अभी आप गुड्स को बिना बेचे बंद नहीं कर सकते। तो आपको गुड्स को या तो बेचना पड़ेगा फिर बंद करो, या तो जितना स्टॉक है उसके ऊपर क्या करो, जीएसटी पे कर दो, या फिर आईटीसी रिवर्सल कर दो। दोनों में से जो भी करना है तो आपको वो करना ही पड़ेगा। ओके, लेकिन दो केसेस में नहीं करना है। सबसे पहला केस, अगर आपने बिजनेस को किसी और को बेच दिया है तब नहीं करना है। ओके, या फिर आपने बिजनेस को पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव को चलाने को दिया है। ओके, तो उस केस में जो भी ट्रांसफर ही होगा, ट्रांसफर ही, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को बिजनेस दे दिया। ओके, तो ए बिजनेस बंद कर रहा है, तो यहाँ पर स्टॉक किसको देगा, ए देगा बी को। तो यहाँ पर गवर्नमेंट से बी जब भी बेचेगा तब बी को जीएसटी भरना पड़ेगा, ए को पे करने का जरूरत नहीं। ओके, इस ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या मानेंगे, इस ट्रांजेक्शन को हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ओके,
नेक्स्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मतलब कि ऐसा बिल्डिंग जिसमें सीसी या फिर ओसी, विच एवर इज अर्लियर के पहले पैसा मिला हो। कंप्लीशन सर्टिफिकेट या तो फर्स्ट ऑक्यूपेशन। ओके, कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या होता है? पूरा बिल्डिंग जब कंप्लीट हो जाएगा, ओके, जो भी एम्यूनिटीज रहेगा वो आ जाएगा, लिफ्ट आ जाएगा, पानी का लाइन आ जाएगा, तब हम लोग को सीसी मिलता है। ओके, काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओसी कब मिलेगा? जब रहने को आप लोग आ सकते हो। तो सीसी या फिर ओसी जो भी आपको पहले मिला है, उसके पहले अगर पैसा मिला है बिल्डर को, ओके, सीसी या फिर ओसी, विच एवर इज अर्लियर के पहले पैसा मिला है, ओके, तब उस सेल ऑफ फ्लैट को हम लोग क्या बोलेंगे? अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी सेल हुआ। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी सेल हुआ है तो उसको सर्विस माना जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। गेटिंग द पॉइंट? आगे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। ओके, कंस्ट्रक्शन किया, या फिर आप लोग होटल में खाने पीने गए, रेस्टोरेंट, और आउटडोर केटरिंग, अगर बुफे वगैरह लगा है, तो इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्विस बोलेंगे। ओके, आगे, टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मतलब कि आपने क्या किया है? आपके पास जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट था, आपने उसको किसी को यूज करने दिया फॉर टेम्पररी पीरियड। परमानेंट नहीं है, टेम्पररी पीरियड। इसीलिए इसको क्या माना गया? सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया। गेटिंग द पॉइंट? आया है समझ में? आगे, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, अडेप्शन, अपग्रेडेशन, एनहेंसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर। मतलब कि अगर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर बनवाया है, ओके, यू हैव डेवलप्ड द सॉफ्टवेयर और यू हैव डिजाइन द सॉफ्टवेयर, ओके, तो इस केस में सर्विस माना जाएगा। क्लियर है क्या? लेकिन अगर आप लोगों ने ऑलरेडी बना हुआ सॉफ्टवेयर खरीद लिया, तो उसको हम लोग गुड्स बोलेंगे। लेकिन अगर आपने सॉफ्टवेयर बनवाया है, तो उसको हम लोग सर्विस बोलेंगे। टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस मतलब कि पेनल्टी, लिक्विड डैमेजेस, ओके, तो लिक्विड डैमेजेस को हम लोग सर्विस बोलेंगे। लेकिन इसमें भी कुछ केसेस है, हम लोग इसके ऊपर डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। ओके, टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस मतलब, अगर मान के चलो कि मैंने किसी को प्रॉमिस किया था कि मैं 10 दिन में काम करके दूंगा। अगर 10 दिन में मैं काम नहीं किया, ओके, अगर मैं 10 दिन में काम नहीं किया, तो मैं पेनल्टी पे करूंगा। तो अगर मैं पेनल्टी पे कर रहा हूँ, ओके, इफ आई एम पेइंग पेनल्टी, हु इज द सप्लायर? चलो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे आ जाओ, यहाँ पर लिख रहा हूँ। अगर ए ने बी को पेनल्टी का पेमेंट किया, ए ने बी को पेनल्टी का पेमेंट किया, हु इज द सप्लायर? कैन आई से बी इज द सप्लायर? बाय, बिकॉज बी इज रिसीविंग द मनी। बट क्वेश्चन arises, why is B receiving the money? What services B has performed? Answer is B has tolerated. Answer is B has tolerated non-performance. B has tolerated non-performance by A. आया है समझ में? बी ने क्या किया है? ए का जो नॉन परफॉर्मेंस है उसको टॉलरेट किया, इसलिए उसको पेनल्टी का पैसा मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्विस बोलेंगे। ओके, सर्विस बोलेंगे। लेकिन इसके ऊपर एक डिफरेंट सर्कुलर है, वो सर्कुलर के हिसाब से हम लोग चेकिंग करेंगे। लास्ट, अच्छा ये वाला हो चुका था शायद, रिपीटेशन आ गया, तो इसको कट कर लेना एक बार। ओके, सो हियर वी कंप्लीट विथ शेड्यूल टू। शेड्यूल टू का काम क्या था? गुड्स है कि सर्विस है, खाली इतना बताना, ये शेड्यूल टू का काम था। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे शेड्यूल 3 का। ओके, अब डिस्कशन होगा शेड्यूल 3 का।
अभी मैं आपको शेड्यूल 3 का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। शेड्यूल 3 क्या होता है वो सुनो। शेड्यूल 3 में ऐसी एक्टिविटीज लिखी हुई है जिनको हम लोग ना तो गुड्स बोलेंगे, ओके, ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। ओके, इन एक्टिविटीज को हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इन एक्टिविटीज को हम लोग क्या नहीं मानेंगे? इन एक्टिविटीज को हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? सप्लाई नहीं मानेंगे। तो शेड्यूल 3 इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई। ओके, मतलब इन एक्टिविटीज को हमको सप्लाई नहीं मानना है। क्लियर है पॉइंट? समझ में आया? सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज। सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज। ओके, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज का मीनिंग क्या होता है? जो भी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है जिसके लिए उसको सैलरी मिलती है। ओके, तो यहाँ पर एम्प्लॉय भले सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉय को उस सर्विस के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज दिस एम्प्लॉयमेंट सर्विस इज कमिंग इन द एम्बिट ऑफ शेड्यूल 3। क्लियर है क्या? अगर कैजुअल वर्कर्स है तो भी हम उसको भी एम्प्लॉयमेंट में ही ऐसा मानेंगे। ओके, कैजुअल मतलब कि नॉट ऑन पेरोल बट फॉर सम पीरियड। नोटिस पे रिकवरी इज नॉट लायबल टू जीएसटी। ओके, नोटिस पे रिकवरी क्या होता है वो सुनो। अगर मान के चलो कि मुझे नोटिस पीरियड सर्व करना था 2 महीने का, लेकिन मैंने 2 महीने का नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया, इसीलिए एम्प्लॉयर ने मुझे सैलरी नहीं दिया लास्ट मंथ का। ओके, सैलरी उसने क्या किया? रिटेन कर लिया। तो एम्प्लॉयर ने अगर सैलरी को रिटेन कर लिया है, तो क्या ये रिटेन्ड सैलरी पे जीएसटी भरना पड़ेगा एम्प्लॉयर को या नहीं भरना पड़ेगा? ओके, आंसर इज नहीं भरना पड़ेगा। दिस रिटेन्ड सैलरी इज कॉल्ड एज नोटिस पे रिकवरी। नोटिस पीरियड सर्व नहीं करने का ये खामियाजा है। ओके, perks, that is perquisites under employment contract, are not liable to GST because these perks are coming from employment contract. Okay, employment contract के अंदर perquisites। okay, for example, एम्प्लॉयर ने बोला एम्प्लॉय मैं आपका मोबाइल बिल भर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? एम्प्लॉय को सर्विस दे रहा है। क्या सर्विस दे रहा है? मोबाइल बिल भर के दे रहा है। तो यहाँ पर मोबाइल बिल जो भर के दिया है, क्या उसके ऊपर जीएसटी आएगा? आंसर इज नो, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है देन इट इज अ सेपरेट सप्लाई, उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है। ओके, सेकेंड एंट्री, सर्विसेज बाय एनी कोर्ट, दैट इज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ट्राइब्यूनल, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल दोनों में से किसी ने भी अगर सर्विस दिया है तो यहाँ पर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल को जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। ओके, ऑल्सो यहाँ पर एक सर्कुलर है जो कहता है कि अगर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है। ओके, क्या है? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। अभी इन्होंने अगर फीस या फिर पेनल्टी चार्ज किया, क्या चार्ज किया? फीस या फिर पेनल्टी। यहाँ पर इस फीस या फिर पेनल्टी के ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। आया समझ में? गेटिंग द पॉइंट? क्लियर है क्या? आगे, फंक्शंस परफॉर्म बाय एमपी एमएलए। मतलब कि अगर किसी एमपी एमएलए ने सर्विसेज दिया है, ओके, गवर्नमेंट को, तो यहाँ पर उन सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। आगे, फ्यूनरल, बरियल, क्रेमाटोरियम, मॉर्टरी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड। मतलब जो भी अंतिम संस्कार से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है उन सर्विसेज के ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। आगे, सेल ऑफ लैंड, मतलब जमीन आपने बेचा या फिर सीसी के बाद आपको कंसिडरेशन मिला, ऐसा आपने फ्लैट बेचा। ओके, सीसी या फिर ओसी, विच एवर इज अर्लियर के बाद पैसा मिला है। ठीक है, तो उस केस में इस सेल ऑफ फ्लैट को हम लोग क्या बोलेंगे? नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। लेकिन अगर अंडर कंस्ट्रक्शन हुआ होता तो उसको हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। एक्शनेबल क्लेम, इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। ओके, मतलब क्या है? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई।
ठीक है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को छोड़ करके बाकी के एक्शनेबल क्लेम है उनको हम लोग सप्लाई नहीं बोलेंगे। गेटिंग द पॉइंट? अभी स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का मीनिंग क्या है? बेटिंग, दैट इज पहली बात तो लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग तो आ ही गया इसके अंदर, ओके। उसके अलावा कसिनो, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग, दैट इज ड्रीम इलेवन वगैरह, तो वो सब हम लोग क्या बोलेंगे? उनको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। सेवेंथ, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब इंडिया के बाहर से अगर इंडिया में गुड्स आ रहा है, ओके, इंडिया के बाहर से कहां पर गुड्स आ रहा है? इंडिया में, बट वो गुड्स इंडिया में एंटर नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दुबई से गुड्स को मंगवाया, ओके, मैंने नहीं मंगवाया, मैंने दुबई वाले को बोला कि आप एक काम करना, आप चाइना में गुड्स को भेज दो। ओके, मैं इंडिया वाला हूँ, मैंने दुबई वाले को बोला कि सर आप एक काम करो, आप चाइना में गुड्स को भेज दो। तो यहाँ पर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी गुड्स का ट्रांजेक्शन हुआ है, गुड्स इंडिया के अंदर आया ही नहीं। इसीलिए इस ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, एक दिमाग में आप लोग के क्वेश्चन आएगा कि इंडियन एंटिटी को अगर कमीशन मिलता है इस ट्रांजेक्शन पे, तो उस कमीशन के ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? आंसर इज कमीशन के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ये लिखा हुआ है आईजीएसटी के नोटिफिकेशन, समझ में आया? आईजीएसटी एक्ट का एक नोटिफिकेशन है, उसमें लिखा हुआ है। ओके, सप्लाई माना जाएगा लेकिन एग्जेम्प्ट सप्लाई माना जाएगा। एंट्री नंबर 8 एंड एंट्री नंबर 8B, 8A 8B, ओके, ये जो दो एंट्री है ये हम लोग कस्टम्स लॉ के साथ पढ़ेंगे। ओके, अभी के लिए आप इसको पेंडिंग रखो। एंड लास्ट एंट्री यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, एंट्री नंबर 9। सीए इंटर को ये वाला एंट्री नहीं है, पहली बात तो सीए इंटर को ये एंट्री नंबर 8A 8B भी कट कर लेना है। ठीक है, अभी हम लोग एंट्री नंबर 9 पढ़ रहे हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ लाइसेंस फी और एप्लीकेशन फी। मतलब यहाँ पर क्या लिखा गया है कि अगर गवर्नमेंट ने हम लोग को लाइसेंस दिया, ओके, हम लोग को लाइसेंस दिया, किस चीज का लाइसेंस दिया? लिकर बेचने का, ओके, लिकर बेचने का। तो यहाँ पर हम लोग को जो लाइसेंस मिला है, वो लाइसेंस मिलने के एक्टिविटी को हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे, मतलब इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। क्लियर है क्या? एंड अगर इसके ऊपर जीएसटी आता बाय चांस, तो रिसिपिएंट को भरना पड़ता एज पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या बोला है? इस ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या नहीं मानेंगे? सप्लाई नहीं मानेंगे। तो गवर्नमेंट ने अगर लाइसेंस दिया, फॉर एग्जाम्पल लाइसेंस के लिए उन्होंने 5,000 का फीस चार्ज किया, ओके, 5,000 का फीस चार्ज किया, तो इस 5,000 को हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे, मतलब इस 5,000 के ऊपर जीएसटी आएगा क्या? नहीं आएगा। क्लियर है पॉइंट? सबको समझ में आ गया? सो हियर वी कंप्लीट विथ शेड्यूल 3। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सेक्शन नंबर 8 मिलेगा। ओके, एंड जो भी सर्कुलर्स बचे हुए वो सारे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय।